जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं तो आप सभी। आज हम 2023 बोर्ड एग्जाम को देखते हुए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि इंटीग्रेशन को आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये चैप्टर आपके हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि क्या यहाँ से स्टूडेंट को काफी ज्यादा ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट को इस चैप्टर में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनकी शिकायत ये रही है सर कि इसमें इतने सारे एक्सरसाइज है कि आगे पढ़ते हैं तो पता नहीं चलता है सर कि पीछे को हम कैसे याद करें। पीछे के क्वेश्चन जब इंटीग्रेशन किया जाता है तो हमें याद तक नहीं पड़ता है कि ये कौन किस टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि हम एक बात को जानते हैं, कोई भी क्वेश्चन को अगर हम पहचान ले कि ये किस टाइप का किस पॉइंट से क्वेश्चन आया है, तब हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों बिना कोई देर किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा कि आपके ये काम के काबिल ये वीडियो आपके लिए बन चुका है, तो कृपया करके इन्हें उन स्टूडेंट तक पहुंचा दे जिन्हें इस वीडियो की काफी ज्यादा जरूरत हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बात यहाँ पे कर रहे हैं इंटीग्रेशन को हम लोग समाकलन के रूप में जानते हैं। अगर इसके बारे में हम आपको बता दें तो ये आपका कैलकुलस का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? कैलकुलस का पार्ट है। फोकस कीजिएगा, कहना क्या चाहता है, जो इंटीग्रेशन इज द पार्ट ऑफ कैलकुलस। एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बात आता है, इंटीग्रेशन इज द अपोजिट फंक्शन ऑफ, इंटीग्रेशन इज द अपोजिट फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी आपके प्रीवियस एक चैप्टर आपने निकाला है डिफरेंशिएशन कैलकुलस का कि सर डिफरेंशिएशन के जो प्रतिलोम होते हैं, प्रतिलोम फंक्शन, यानी इंटीग्रेशन इज द अपोजिट फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। हम अगर बात कर रहे हैं इस इंटीग्रल चैप्टर की इंटीग्रेशन के बारे में, तो ये जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। मेरी बात समझिएगा, इंटीग्रेशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। याद रखिएगा, पहला क्या होगा? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा होगा आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन। फोकस कीजिएगा, मैंने क्या बोला, जो इंटीग्रेशन होते हैं, इंटीग्रेशन को सबसे पहले पॉइंट आ रही है सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि सर कहाँ इंटीग्रेशन यूज हो रहा है। तो इंटीग्रेशन को इस चिन्ह के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इस चिन्ह को हम लोग साइमन के रूप में जानते हैं। इस चिन्ह को क्या बोलिएगा आप लोग? साइमन के रूप में हम लोग जानते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन के ये जो चिन्ह है, इसको हम लोग साइमन के रूप में जानते हैं। अगर ये चिन्ह कहीं भी कैलकुलस में अगर यूज हमको दिखाई देगा तो हम समझ जाएंगे कि सर वो हमारा इंटीग्रेशन का टॉपिक आ जाता है। अब बात करें सर, इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनडिफिनिट तो दूसरा होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जो होते हैं उसमें जो साइमन जो होता है उसके ऊपर कोई लिमिट यूज नहीं होता है, जबकि वही साइमन के ऊपर अगर लिमिट का यूज हो जाता है, इसको बोलते हैं अपर लिमिट बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। यानी अगर साइमन के ऊपर अगर लिमिट का यूज हो जाएगा, किस चीज का यूज हो जाएगा? लिमिट का, तब उस सिचुएशन में हम उस प्रकार के इंटीग्रेशन को डिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। हमारा जो भी आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है ये पूरा आधारित होता है आपके इनडिफिनिट पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? इनडिफिनिट। डिफिनिट जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका आधारित होता है इनडिफिनिट। यानी हमें सबसे ज्यादा मेहनत अगर किसी पर करनी है तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पर करनी है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को दोस्तों 4 कंसेप्ट में बांटकर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सबसे अलग तरीका, सबसे नायाब तरीका होगा हमारा, इस 4 कंसेप्ट को पढ़ लेंगे। हमारा सामने लक्ष्य जो है सामने है, चारों कंप्लीट करेंगे, हमारा इंटीग्रेशन अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, वो है हमारा अलजेब्रिक कंसेप्ट। अलजेब्रिक कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे। अलजेब्रिक में भी तमाम टर्म आते हैं, एक्स चाहे वो वेरिएबल टर्म हो, चर हो, अचर हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथम, ये जितने हैं वो सारे आपके अलजेब्रिक में आ जाएंगे। सेकंड पॉइंट है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक, यानी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से जुड़े हुए इंटीग्रल कंसेप्ट होंगे उसको हमने नाम रख दिया ट्रिगोनोमेट्रिक कंसेप्ट। ये सारों का अगर हम कंप्लीट कर लें, हमारा इंटीग्रेशन जो है आसान बेस्ट तरह से कंप्लीट है। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे सामने अलजेब्रिक कंसेप्ट नंबर 1, यानी जो हमारे लिए हमने बताया क्या कि अब एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि सर ट्रिगोनोमेट्री में ये हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है। सर इंटीग्रेशन जो होता है वो कैलकुलस का एक पार्ट है। हमने देखा इंटीग्रेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इनडिफिनिट, दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। हमने ये देखा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को हमने कितने पार्ट्स में बांटा? 4 पार्ट्स में।
जो पहला पार्ट था वो था आपका अलजेब्रिक, उसी को हम लोग आज यहाँ पर डील करने वाले हैं। बारी बारी से हम लोग एक एक कंसेप्ट को करके ये पूरे इंटीग्रेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। और हमारा ये आपसे दावा है कि अगर आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेते हो, कॉपी कलम लेके बैठ के मेरे साथ सॉल्व करते हो, तो भी ये 100% बात सिक्योर कर लीजिए, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो कोई प्राइवेट बुक हो, आपसे अलजेब्रिक कंसेप्ट से जुड़ा हुआ हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने वाला है आज की इस वीडियो के थ्रू। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहला इसमें जो टोटल 6 फार्मूला है, इन 6 फार्मूला को कंप्लीट करके हम लोग अलजेब्रिक कंसेप्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला है वो है आपका x टू द पावर n का, यानी कभी भी पावर वाले का इंटीग्रेशन करना होगा तो पावर में 1 जोड़ दीजिएगा और वही पावर क्या आ जाएगा नीचे। जैसे एग्जांपल के रूप में आप दे सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 dx दिया है। अगर आपसे पता है इंटीग्रेशन निकाले तो करना क्या है, आपको जो पावर दिख रहा होगा उसमें 1 जोड़ देना। पावर में क्या जोड़िएगा, 1 जोड़िएगा, 3 और 1 4, और जो पावर आ जाए उसी को आप नीचे रख दीजिएगा। प्लस किसका यूज कीजिएगा, c। सर ये c क्या है, तो c एक कांस्टेंट है जो कि अनिश्चित समाकलन के रूप में आता है। सेकेंड पॉइंट समझिएगा, फिर से देखिएगा, x का पावर अगर 10 दिया है, अगर कोई कह रहा है इसका इंटीग्रेशन बताइए, तो हम क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ना है, पावर में 1 जोड़ना है, तो 10 और 1 11, और जो पावर आ जाए उसी को नीचे कर दीजिए, यानी प्लस c। फिर से ध्यान दीजिए, x का पावर अगर 4 dx दिया है तो पावर को क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, पावर में 1 जोड़ देंगे, 4 और 1 5, और यही पावर कहाँ जाएगा, नीचे। आप प्लस में क्या दे देंगे, c। यानी उम्मीद करते दोस्तों पहला फॉर्मूला समझ में आ गया। x के पावर n रहेगा तो हम क्या करेंगे, पावर में 1 क्या कर दिए, जोड़ दिए, और वही पावर को कहाँ ला दिए, नीचे। आप प्लस में क्या दे देंगे, c। हमारा पहला फॉर्मूला कंप्लीट। सेकंड फॉर्मूला, अगर कभी भी इंटीग्रेशन में अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म रहता है उसको हम लोग इंटीग्रल से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इंटीग्रल से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर इंटीग्रेशन में कुछ ना हो, केवल dx और यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म हो, क्या हो, कांस्टेंट टर्म हो, तो आप 1 का लिख दो x, 2 का रहेगा तो क्या लिखेगा 2x, 3 का रहेगा तो क्या लिखेंगे 3x, 4 का रहेगा तो क्या लिखेंगे 4x। फॉर्मूला 4 देखिएगा, e के पावर x को तो हम लोग प्यार से थेथर नाम दिए हैं। क्या नाम दिए, थेथर, यानी इसको चप्पल का माला पहनाओ या हीरे का तार, ये बदलने वाला नहीं है। e के पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होता है, e के पावर x। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर x के टच में अगर कोई अंक रहेगा तो वो आपके बट्टा में यानी नीचे आ जाता है। 1/x का इंटीग्रेशन आपका log x, 1/√x का √2√x, अब प्लस क्या होता है c। जहां इंडिफरेंट इंटीग्रेशन आएगा वहां पे हम लोग प्लस c का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें सवाल को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमने ये सवाल देखा कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ अगर दिया है x का पावर 2 दिया है तो हमने क्या देखा कि सर पावर में 1 जोड़ते हैं, यानी पावर में 1 जोड़ने का मतलब 2 और 1 3, और वही पावर कहाँ आ गया, नीचे। आप प्लस में क्या दे देंगे, c। ये हमारा पहला फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। सेकेंड फॉर्मूला, अगर 3 × x² dx रहेगा, 3 × x² dx, यानी कहने का क्या मतलब है, आपका जो कांस्टेंट टर्म है उसको पहले इज्जत से बाहर कर दो। बाहर कर दिया, अब बताओ x² का क्या हो जाएगा, तो x का पावर 3 होगा सर, आप बट्टा में क्या होगा 3, आप प्लस में क्या देंगे c। आप यहाँ से जैसे ही 3 से 3 क्रॉस करते हो आपका आंसर x का पावर 3 आप प्लस c के रूप में आ जाता है। फिर से ध्यान दीजिए इस पे क्वेश्चन, अगर 2 × x² dx दिया हुआ है, अगर कोई कह रहा है कि आप इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो कांस्टेंट टर्म 2 को आप बाहर कर दो। अब बताओ x² यानी सर पावर में 1 जोड़ेंगे, यानी 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, और वही पावर कहाँ आ जाएगा नीचे। अब प्लस क्या दे देंगे c, ये कटने वाला नहीं है, यानी फाइनली इसको आप लिख सकते हैं 2x³ बट्टा 3 अब प्लस c। यानी सर पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला समझ में आ गया। पावर में 1 जोड़ेंगे, वही पावर क्या आएगा नीचे। कांस्टेंट रहेगा उसको कहाँ करेंगे, बाहर। कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, जैसे अगर मान लो यहाँ केवल 2 dx दे दिया, क्या दे दिया 2, तो सर 2 को कुंवार अकेला नहीं छोड़ेंगे, अकेला छोड़िएगा इसको नजर लग जाएगा, इसको साथ में क्या दे दीजिए x दे दीजिए, साइड में क्या करिएगा प्लस c या k का यूज कर सकते हैं। अगला देखिए, अगर 3 dx रहेगा तो 3 का क्या लिखते हैं 3x प्लस c। मतलब समझिए कोई भी कांस्टेंट अगर हो, कोई भी कांस्टेंट, तो उसको अकेला नहीं छोड़ते, उसमें क्या दे देते हैं x। अगला फॉर्मूला समझिएगा, जो 4 नंबर
तीन फॉर्मूला आपको समझ में आ चुके होंगे कि अगर पावर का आएगा तो पावर में एक जोड़ेंगे, वही पावर कहाँ आएगा, नीचे। कांस्टेंट अगर टच में रहेगा तो कहाँ जाएगा, बाहर। अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन निकालना होगा 1 का, अगर केवल कांस्टेंट रहेगा, केवल कांस्टेंट रहेगा, केवल कांस्टेंट टच में रहेगा तो बाहर फेंकेंगे, लेकिन केवल कांस्टेंट रहेगा तो उसका 2x लिखेंगे, समझिएगा। अब बात कर रहे हैं सर सेकंड, थर्ड हो गया, फोर्थ और सिक्स्थ का हम लोग बात करेंगे। फोर्थ नंबर समझिएगा, हमने क्या बोला, e के पावर x अगर केवल आ जाता है e के पावर x तो इसका तो ये फॉर्मूला ही आ गया, यानी e के पावर x प्लस कितना c, यानी सर ये बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आ गया e के पावर 2x dx तो क्या सर इसका e के पावर 2x ही होगा, तो हमने कहा हाँ बुआ आप एकदम सही जा रहे हो, e के पावर 2x ही होगा, ये बदलता नहीं है, थेथर है, जस का तस पटक दो। लेकिन बताओ x के टच में यहाँ क्या है, 2 है, तो जो टच में रहेगा उसको नीचे पटक देना। कहां पटक दीजिएगा, नीचे। e के पावर 3x दिया है, e के पावर 3x बताओ तो क्या होगा, तो कहोगे सर e क्या लिखिए, e के पावर 3x सर छाप दीजिए, एक के टच में क्या है 3, तो ये 3 कहां जाएगा, नीचे। आप प्लस में क्या दे देंगे, c। बताइएगा अगर e के पावर 4x प्लस 3dx रहेगा क्या होगा, तो कहा सर क्यों टेंशन लेते हो सर, e तो थेथर है सर, कुछ को दे दो, बदलने वाला नहीं है। लेकिन सर x के टच में क्या आ गया 4, तो ये 4 कहां आ जाएगा, नीचे। आप प्लस में क्या दे देंगे, c। यानी बात समझ में आ चुकी है सर, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन भी एक्सपोनेंशियल होता है। अब बात करते हैं सर यहाँ पे हम लोग लॉगरिथम का। तो लॉगरिथम के बारे में अगर आपसे जिक्र करें तो 1/x, अगर कोई भी अगर मान लीजिए 1/x dx है, 1/x, तो इसको आप क्या लिख रहे हो, लॉग लेके नीचे वाले टर्म को आप क्या कर देते हो, उतारते हो, आप प्लस क्या देते हो, c। वैसे अगर 1/x प्लस 1 रहेगा तो इसको भी आप क्या करते हो, लॉग लेके नीचे वाले टर्म को क्या करो, उतारते हो, यानी x प्लस 1 और साइड में क्या आ जाएगा, c। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके अलावा यानी फिर से देख लेते हैं, पावर वाले का इंटीग्रेशन करना हो तो पावर में एक जोड़ेंगे, वही पावर कहाँ आएगा, नीचे। कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर टच में रहेगा तो उसको कहाँ करेंगे, बाहर। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। e के पावर x का क्या होगा, e के पावर x। 1/x का क्या होगा, log x। 1/√x का बोलिए 2√x, आपको बोलना पड़ेगा। अब दोस्तों इसके अलावा कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, किस टाइप के सर क्वेश्चन रहते हैं अलजेब्रिक में। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है स्क्वायरिंग, यानी ax प्लस b का पावर अगर मान लीजिए 7 दे दिया। अब क्या करें सर इसका, तो हमने कहा कि डरते क्यों हो आप, ax प्लस b जस का तस उतारो, पावर आ गया ना, पावर में एक जोड़ेंगे, 7 और 1 8, और वही पावर कहाँ जाएगा, नीचे। अब प्लस कितना, c। क्या ये सही है सर, नहीं, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। क्यों नहीं सही है सर, x के टच में क्या है, a। याद रखना इंटीग्रेशन में कोई भी टर्म अगर टच में रहेगा वो कहां आ जाएगा, नीचे। फिर से ध्यान देना, अगर दिया है आपको cx प्लस b का पावर 20 दिए हुए हैं और dx का है इसका इंटीग्रेशन, तो क्या करेंगे, cx प्लस d जस का तस उतर जाएगा, 20 और 1 21, और वही चीज कहां जाएगा, नीचे। पावर नीचे आ जाएगा। अब बताओ x किस टच में क्या है, c, तो यही c नीचे। आप प्लस में जब एगो c आ गया तो यहाँ कांस्टेंट कुछ भी k का यूज हम लोग कर लेंगे दोस्तों। ये हो गया हमारा पावर से रिलेटेड। इसी में अगर नेक्स्ट लेवल पे बात करें क्वेश्चन, तो वो हमारा आता है, वो मल्टीप्लाई बेस्ड आता है। जैसे क्वेश्चन रहेगा x² इंटू x² प्लस 4x और प्लस 3 दिया रहेगा, तो कभी भी याद रखिए आप अलजेब्रिक में अगर मल्टीप्लाई में आता है तो उसको आप डायरेक्ट नहीं तोड़ना है। आपको करना क्या होता है कि पहले आप एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करो, यानी x² से जब x² में आप मल्टीप्लाई करते हो तो x टू दी पावर 4 आता है। फिर वैसे ही x² को 4x से करते हो तो 4x का पावर 3 आता है, और x² को जब 3 से करेंगे तो हमारा 3x² आ जाएगा। जब एक लीनियर रूप से हमको मिल जाए, एक नॉर्मली मिल जाए प्लस और माइनस में, अब इसका इंटीग्रेशन तोड़ेंगे, x के पावर 4 का x का पावर 5/5, इसका 4 कांस्टेंट है, बाहर रहने दो। x के पावर 3 का बोलो आप लोग, x के पावर क्या हो जाएगा 4, अब बट्टा कितना 4, यहाँ 3 रहने दो। x² का बोलो, x के पावर 3 बट्टा 3, अब लास्ट में क्या लगा देंगे c, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, इसको आप नोट कर दोगे, आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लो, दिया है x इंटू एक्स प्लस 1, क्या बन जाएगा, तो कहोगे हाँ सर बन जाएगा, कैसे, तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे। हाँ सर, बड़ी तेजी में पढ़ा रहे हैं, बहुत तेजी नहीं, एग्जाम को थोड़ा सा तैयारी करनी है तो थोड़ी आपको स्पीड बनानी होगी, मेहनत तो आपको जोरदार करना होगा, तब आपके तरफ से हम भी मेहनत करेंगे यहाँ पे। अब बताओ गुना करते हैं, x में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x²
x में 1 से करेंगे क्या होगा x, यानी सर गुना में आएगा, बन जाएगा। क्या कीजिएगा बताओ, अब x स्क्वायर क्या होगा x³ 3, x का क्या होगा x²/2 प्लस कितना c। सर ये समझ में आ गया सर, गुना पे आधारित, यानी अलजेब्रिक अगर देखा जाए तो आपके नॉर्मल आएंगे, उसके बाद स्क्वायरिंग पे आधारित आते हैं, उसके बाद मल्टीपल आएंगे, और इसी में आपको अगर डिवाइड वाला आता है, क्या आता है डिवाइड, समझ लीजिएगा डिवाइड वाला क्या सिस्टम है। अगर दे दिया बाय द वे x³ प्लस x², अब बटा x दे दिया है, तो क्या करेंगे, तो आप बचपन में पढ़े थे 1 + 2/3 रहेगा, इसको अलग अलग लिख सकते हैं 1/3 + 2/3। ठीक उसी प्रकार आप इसको भी क्या कर सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो x⁴/x x²/x, और यहाँ क्या आएगा dx। अब एक काम करते हैं, जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो x², इसको सॉल्व करते हैं तो x, और अब उम्मीद करते हैं दोस्तों इसका इंटीग्रेशन आप कर लोगे, x² का x³ और x का हो जाएगा x²/2। ये आता है आपका डिवाइडिंग थ्योरम। यानी पहले हमने सीखा जनरल क्वेश्चन आएगा बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल पे आएगा बन जाएगा, स्क्वायरिंग पे आएगा वो बन जाएगा, स्क्वायरिंग और जितना भी आ जाए स्क्वायरिंग पे, उसके बाद मल्टीप्लाई बन जाएगा, डिवाइडिंग बन जाएगा। अब लास्ट इसमें का बचता है, अरे थको नहीं, भिड़े रहो, इतना आसान नहीं है, मैथ को समझना थोड़ा सा मेहनत चाहिए। लास्ट टॉपिक है वो लास्ट क्या है, तो वो आता है आपको गुणनखंड पे आता है, जो क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे। जैसे समझो x² प्लस 7x अब प्लस 10 दिया है, और नीचे दिया रहेगा x + 5। अब कहेगा सर कहां से कहां लेके क्वेश्चन आ गया, तो नहीं होगा, आपको करना क्या है इस सिचुएशन में, नीचे वाले को कहना है कि चचा जी आप रेस्ट कीजिए, यानी नीचे वाले को आप रेस्ट करवा दिए, ऊपर वाले को 10 की तरह इसको गुणनखंड तोड़ोगे तो ये आ जाएगा x + 5 × x + 7। अब कहोगे क्या x + 2, अब कहोगे सर कहां से लिख दिए, नया पढ़ा दिए क्या सर, तो हमने कहा क्या यहाँ फोकस करिएगा, x² + 7x + 10 दिया हुआ है, क्या आप इसको लिख सकते हो x² + 5x + 2x + 10। जब यहाँ से आप कॉमन लेते हो तो आपका ये वाला टर्म आता है। इस सिचुएशन में जब इसको आप कट करते हो तो बच गया आपका x + 2, और फाइनली जब इसको आप सॉल्व किए तो x²/2 + 2x + कितना c। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा। अगर रियलिटी में अगर दम लगा होगा ना तो कृपया करके अपने दोस्त को शेयर करो, अरे चलो नहीं थोड़ा सा शेयर करो, थोड़ा सा हेल्प करो, और इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर करो ताकि हम और प्रयास करें। और मिलते हैं दोस्तों वीडियो के पार्ट 2 में, जब तब तक के लिए जय हिंद।